स्वागत है। सबसे पहले तो माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। बहन डॉक्टर रंजना कुमार जी को बधाई देता हूँ इस खूबसूरत आयोजन के लिए। ये चाहती तो किसी फिल्म स्टार की नाइट भी करा सकती थी, लेकिन हिंदी के प्रति इनकी श्रद्धा भी थी और साथ में इनको भी पता था कि इतने बजट में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता है। हाँ। ये जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं ये हमारे देश का भविष्य है, लेकिन ये पवन भैया का वर्तमान खराब कर देंगे, तो इनकी मम्मियों से निवेदन है कि बहन को शांति से बैठा लें। पवन भैया जिंदाबाद। स्वागत। जी बिल्कुल। मैं भी चाहूँगा कि जो भी इनके प्रकाशक हैं अपनी पांडुलिपियों को सहेज लें। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नए बच्चों को देखता हूँ, चाहे वो वरुण हो, चाहे जानवी हो, दीपा हो, ऐलेश हो। मुझे मालूम है कि जब आप इतना अच्छा पढ़ते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तो साहब हास्य व्यंग का कवि हूँ, तमाम विदेश यात्राएं मैंने की हैं। हाँ। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैंने बैंकॉक की भी यात्रा की है। काय के लिए गए थे भैया वहाँ? हाँ। आप इतने शांत क्यों गए? मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था। ये कुछ और ही समझ बैठे बेचारे। हालांकि जो आप समझ रहे हो वही सही है। लेकिन साहब नाम का बड़ा प्रभाव होता है। अब नाम का बड़ा प्रभाव होता है। आप किसी देश की यात्रा से लौटे, मैं जब लौट आया बैंकॉक की यात्रा से, कवि सम्मेलन की यात्रा से, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं सिर्फ कवि सम्मेलन पढ़ने ही गया था, लेकिन देश का प्रभाव इस तरह का होता है। मैं आ गया घर पर, 5-6 दिन तक ये स्थिति थी मेरी कि जब भी मोबाइल पे मेरे मैसेज लिखा हुआ आता था तो मैं उसे मसाज पढ़ने लगता था। ये स्थितियां मैं आपको बताता हूं साहब, मस्ती का कवि हूं। वाह। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, कुछ महीन टिप्पणियां करता हूं क्योंकि उन्होंने तमाम तरह की बातें की। मैं बड़ा राजनीतिक उनका प्रवक्ता भी रहा, लेकिन जो मजा मुझे अपनी इस क्षेत्र में आता है तो मैं उन पर महीन टिप्पणी करता हूं। हाँ। मैं आपको बताता हूं साहब, जब कोई गरीब आदमी, सुनिएगा जी, जब कोई गरीब आदमी बैंक से लोन लेता है और उसे नहीं चुका पाता तो वो जेल जाता है। और जब कोई अमीर आदमी बैंक से लोन लेता है और नहीं चुका पाता तो वो विदेश जाता है। बढ़िया है, व्यंग है, बढ़िया व्यंग है। वाह वाह वाह। मैं आपको बताता हूं साहब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, मैंने पिछले दिनों साहब कुछ प्रयोग किए कि साहब पहले क्या था और अब क्या है। हाँ। मैं देख रहा हूं हमारी नई पीढ़ी बैठी है, पुरानी पीढ़ी भी यहां पर बैठी है। मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो गा से घुलती और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया। क्या बात है। चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या। मैं तो साहब एक बार टीवी पर एक खबर देख रहा था, उसमें लिखा था कि विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ, तो मैंने सरकार को मैसेज किया
मैंने सरकार को मैसेज किया, मैंने कि उससे पहले क्या जाम रहता था। फिर मैंने विजय माल्या को मैसेज किया, मैंने कहा साहब आप भारत आओ ना आओ, आप पैसा इस देश का लौटाओ न लौटाओ, पर अपने नए साल का कैलेंडर मुझे जरूर भिजवा देना। मैं आपको बताता हूं साहब, कुछ प्रयोग किए साहब। पहले कोई लड़की अपनी मां से पूछती थी कि मां मैं जीन्स पहन लूं, तो उसकी मां उससे मना कर दी, नहीं बेटा जीन्स नहीं पहनना, अच्छी बात नहीं है। आज कोई लड़की अपनी मां से पूछती है कि मां मैं मिनी स्कर्ट पहन लूं, तो उसकी मां कहती है बेटी पहन ले, कुछ तो पहन ले। ये मैं आपको बताता हूं, हमारे इस देश में तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं। कोई कह रहा साहब उस संत ने गलत बोल दिया, कोई कह रहा उस संत ने गलत बोल दिया, कोई कह रहा, मैं उनके समर्थन में हूं। मैं एक रचना पढ़ता हूं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसी रचना जो कहां से शुरू करूंगा कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि व्यंग का विद्यार्थी हूं, शुरू करता हूं। कि एक दिन मैं ख्यालों में डूबा हुआ सड़क पर चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक 5 वर्षीय बच्चा रोता चला रहा था। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, बहला फुसला के बड़ी मुश्किल से चुप करवाया, रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि मैं अपनी मां से बिछुड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं। मैंने कहा बेटे तुम अपनी मां का हाथ पकड़कर चलते तो न तो तुम बिछुड़ते न इस प्रकार भटकते। वो बोला मेरी मां के दोनों हाथों में शॉपिंग का सामान था। उसकी इस बात को सुनकर मैं बड़ा परेशान था। मैंने कुछ सोचकर कहा अपनी मां की साड़ी का पल्लू ही पकड़ लेते और इस तरह अपने घर की नाप लेते। वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, वो बोला साड़ी होती तो पल्लू पकड़ता ना, लेकिन मेरी मां तो स्कर्ट पहने थी। अब भारतीय नारी को पश्चिमी परिधान में देखकर दुख सहने की बारी मेरी थी। उदास मन से मैंने फिर कहा बेटे स्कर्ट को ही पकड़ लेता, अरे न तो तू परेशान होता न मैं परेशान होता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछलकर गिर सकता। वो बोला स्कर्ट भी इतनी ऊंची थी कि मैं उसको उछलकर भी नहीं पकड़ सकता था। मैं समझ गया कि फैशन की मारी कोई युक्ति होगी जिससे अपना बच्चा भी नहीं समझ सकता था, जिसे सिर्फ अपने हुस्न फैशन और जवानी से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था, न अपने बच्चे से प्यार था, न भारतीय सभ्यता से प्यार था। मैंने एलिस ने बताया था कि साहब कुछ लोग हैं जिन्होंने देश विदेश की यात्राएं करी हैं। मुझे मालूम है इस मंच पर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 20 देशों की यात्राएं करी हैं, किसी ने 30 देशों की यात्राएं करी हैं, किसी ने 40 देशों की यात्राएं करी हैं, लेकिन अकेला मैं एकमात्र ऐसा कवि हूं जिसने सिर्फ 5 देशों की यात्राएं की हैं, लेकिन मैंने वास्तव में की हैं। तो साहब जिसमें बैंकॉक प्रमुख है जी। साहब मैं दुबई गया, मैं तो देख रहा हूं आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा हंस भी रहे हैं। अभी मैं और वरुण दुबई गए थे 24 तारीख को, जनवरी को। तो साहब क्या था कि एक सज्जन थे, वो सामने सुन रहे थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति थे जो हंस नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा साहब आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा बहुत बड़े आदमी, मैंने कहा ताली भी नहीं बजा रहे। क्यों बजाऊं, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बच्चे। फिर क्या हुआ साहब, अभी मुझे जाना हुआ तो मैंने देखा कि वो सामने से वो सज्जन चले आ रहे थे, हाथ में ये कुछ चूड़ा बूड़ा और पता नहीं जो मेहंदी वहंदी लगी हुई थी, वो चले आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने उससे पूछा कि आप हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए आपने हिंदी का अच्छा अनुष्ठान, बड़ा अनुष्ठान कराया है डॉक्टर अंजना जी, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। मैं अंतिम रचना आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि आपको हो सकता है ये पवन आगरी नाम याद रहे न रहे, लेकिन उस कविता की पंक्तियां आपको जरूर याद रह जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इसने मुझे पूरे देश में लोकप्रियता दी है, बड़े बड़े चैनलों पर मेरे को सुपरस्टार बनाया है। मैं उस रचना को जरूर पढ़ के जाना चाहता हूं क्योंकि ये हिंदी का अनुष्ठान है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से मन दीजिए। देखिए आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या रही है। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है? वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है।
मैंने एक दिन उससे पूछा, बेटे तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये हिंदी की स्थिति है। आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो साहब एक लड़का था, आपको पता है हमने तो यूपी बोर्ड में परीक्षाएं ऐसी दी हैं, आपके यहाँ पर भी ऐसी हायर सेकेंडरी परीक्षा होती है जो हिंदी की परीक्षा होती है। 4, 5, 6 कवियों की जीवनी याद कर लेता है, दूसरे दिन उस कवि की जीवनी हिंदी के पेपर में फंस जाती है। आपका ने ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षा दी है। एक लड़का था, दूसरे दिन उसे परीक्षा देनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। रचना शुरू करता हूं कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से वो बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। बहुत बढ़िया। नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि यह बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर यह नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसे बहुत बहुत धन्यवाद।